हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट। बच्चों, अभी तक इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ही प्लांट्स का भोजन होता है। खाना बनाने की इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जरूरी चीजें कहां से मिलती हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों को हवा से मिलती है। दूसरी जरूरी चीज है वाटर यानी पानी जो जड़ें जमीन से सोखती हैं और पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तीसरी चीज है क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में मौजूद रहता है। और लास्ट चीज है लाइट जो कि सूरज से मिलती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेती हैं। बच्चों, लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन छेदों के चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं जो इन छेदों को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की पिक्चर में स्टोमेटा ओपन है और स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स हैं। इसी तरह राइट साइड की पिक्चर में स्टोमेटा बंद है। दरअसल जब गार्ड सेल्स में पानी भरा रहता है तो गार्ड सेल्स फैल जाते हैं जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और दिन में जब गार्ड सेल्स का पानी सूरज की गर्मी के कारण इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट माने वाष्पीकृत हो जाता है, तो गार्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ जाते हैं, तो स्टोमेटा खुल जाता है। यानी दिन के समय स्टोमेटा खुल जाता है। स्टोमेटा के खुलने से लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेती हैं और इन्हीं स्टोमेटा से लीव्स ऑक्सीजन भी बाहर निकालती हैं। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ गए, अब देखते हैं वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचता है। इसको अगर एक एनिमेशन से समझें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। प्लांट्स के ट्रंक यानी तने में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। वेसल्स यानी पाइप जैसी खाली जगह जिससे वाटर और मिनरल्स नीचे रूट से ऊपर पत्तियों तक पहुंचते हैं, जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं। पर वाटर नीचे से ऊपर कैसे जाता है, क्योंकि ये तो ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट है। इसे हम आगे आने वाले चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इस पूरी पृथ्वी को भोजन और ऑक्सीजन मिलता है। पर बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में क्या आपने देखा कि एनर्जी का असली सोर्स क्या है? जी बच्चों, इस पूरे प्रोसेस को एनर्जी देता है सूरज। इसका मतलब इस पूरी पृथ्वी पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स यानी असली स्रोत है सन यानी सूरज। बच्चों, आपने अपने आसपास ऐसे प्लांट्स भी देखे होंगे जिनकी पत्तियां ग्रीन न होकर कुछ और कलर्स की होती हैं। क्या उन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता? ऐसा नहीं है। दरअसल उन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, पर क्लोरोफिल के ऊपर किसी दूसरे कलर की लेयर यानी परत होती है जिससे हमें बाहर की लेयर का कलर ही दिखाई देता है। तो अभी तक हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बनता है, पर केवल कार्बोहाइड्रेट से पोषण नहीं मिलता। पूर्ण पोषण के लिए हमें और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व भी चाहिए, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आदि। दरअसल फैट्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं, पर प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि ये नाइट्रोजन प्लांट को कैसे मिलती है। बच्चों, हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, पर प्लांट्स गैस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसलिए सॉइल यानी मिट्टी में मौजूद एक बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सॉलिड में बदल देता है और ये नाइट्रोजन रूट्स के द्वारा पानी के साथ पत्तियों तक पहुंचती है, जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। बच्चों, प्रोटीन्स प्लांट्स ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसान खेतों में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया। दरअसल फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है और क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है, इसलिए खेतों में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं।
बच्चों इसी तरह मिनरल्स भी मिट्टी में घुले होते हैं और वो भी रूट्स के द्वारा पानी के साथ लीव्स तक पहुंच जाते हैं। चलिए एक बार न्यूट्रिशन के प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी लेता है और इस एनर्जी का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने में किया जाता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये फूड बनने का पूरा प्रोसेस लीव्स यानी पत्तियों में होता है। फिर इस कार्बोहाइड्रेट को फैट, विटामिन और प्रोटीन्स बनाने में यूज किया जाता है। मिनरल्स सॉइल यानी मिट्टी में मौजूद रहते हैं जो वाटर के साथ लीव्स तक पहुंचते हैं। तो बच्चों इस तरह से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रॉफस। हेटेरोट्रॉफस मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमूमन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पैरासाइट, सेकंड सेप्रोफाइट, थर्ड इंसेक्टिवोरस, फोर्थ सिम्बायोसिस। चलिए सबसे पहले देखते हैं पैरासाइट को। आपने कसकुटा यानी अमरबेल को जरूर देखा होगा, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। बच्चों कसकुटा में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसलिए अमरबेल हमेशा किसी पेड़ के ऊपर ही उगती है जिससे वो अपना न्यूट्रिशन उस पेड़ से ले सके। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर अमरबेल पैरासाइट है और जिस ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है उसे बोलते हैं होस्ट। यहाँ पर पेड़ होस्ट है। अब देखते हैं दूसरे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं इंसेक्टिवोरस। बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को मारकर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। यहाँ पिक्चर में जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है पिचर प्लांट। पिचर का मतलब होता है जग या मटका। जैसा आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की पत्तियों ने एक जग जैसा शेप लिया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पिचर यानी जग में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस माने खाना पचाने वाले रस, जैसा हमारे स्टमक यानी पेट में होता है। बच्चों इस जग के अंदर कीड़े नेक्टर यानी पराग के लालच में आते हैं, पर डाइजेस्टिव जूस में गिरकर मर जाते हैं और इन इंसेक्ट्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चों पिचर प्लांट के लीव्स ग्रीन कलर की होती है, यानी इसमें क्लोरोफिल होता है। इसका मतलब ये प्लांट अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट से न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? दरअसल ये प्लांट रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और नाइट्रोजन न होने के कारण इसमें प्रोटीन नहीं बन पाता। इसलिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को मारकर उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। चलिए अब देखते हैं सेप्रोफाइट्स को। बच्चों मशरूम तो आप सबने देखी ही होगी। ये एक फंजाई है। फंजाई मतलब फफूंदी। ये प्लांट नहीं होता और अगर आपने गौर किया हो तो ये बरसात में ज्यादातर सड़ी हुई चीजों पर ग्रो करती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अगर खाना या रोटी ज्यादा दिन के लिए बाहर रह जाए तो उस पर फफूंदी लग जाती है। यह भी फंजाई है। फंजाई भी एक सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन डेड एंड डीके मटेरियल से लेते हैं। डेड एंड डीके का मतलब है मरी हुई और सड़ी हुई चीजों से। कुछ फंजाई हमारे काम भी आते हैं, जैसे मशरूम को हम कहते हैं कि यह प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है। इसी प्रकार एक फंजाई है पेनिसिलियम, जिससे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनती है, जिसे हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं सिम्बायोसिस को। आप सबने अक्सर अपने आसपास ऐसा देखा होगा, पर शायद आप इसका नाम नहीं जानते। इसे बोलते हैं लाइकेन। ये फंजाई के ऊपर लगी एल्गी है, यानी फफूंदी के ऊपर काई। ये साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि फंजाई में वाटर और मिनरल्स होते हैं, पर फंजाई अपना भोजन नहीं बना सकते। वहीं दूसरी तरफ एल्गी यानी काई में क्लोरोफिल होता है, पर फूड बनाने के लिए उसे वाटर और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो इस तरह एल्गी को फंजाई से शेल्टर, वाटर और मिनरल्स मिल जाते हैं और फंजाई को एल्गी से भोजन।
ऐसे रिलेशंस यानी संबंध जिसमें साथ रहने वाले ऑर्गेनिज्म फूड और शेल्टर को शेयर करते हैं उसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। फूड और शेल्टर यानी खाना और रहने का स्थान। सिम्बायोसिस का एक और एग्जाम्पल है राइजोबियम। इस चैप्टर के पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि सॉइल में रहने वाला एक बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सॉलिड नाइट्रोजन में बदल देता है ताकि प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर सकें। बच्चों, उसी बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। दरअसल ये बैक्टीरिया लेग्यूम्स की जड़ों में रहता है। लेग्यूम्स यानी ऐसे प्लांट्स जिन पर फलियां लगती हैं, जैसे दालें, मटर आदि। राइजोबियम अपना भोजन नहीं बना सकता, इसलिए प्लांट से अपना भोजन और रहने के लिए जगह लेता है। वहीं दूसरी तरफ राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन देता है। ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इससे किसानों को फर्टिलाइजर्स की कम जरूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि ज्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ प्लांट्स पैरासाइट्स होते हैं और सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चलिए एक बार पूरे लेसन को समराइज कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड एक्टिविटीज। सभी प्राणियों को ग्रोथ और डेली एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी उन्हें फूड से प्राप्त होती है। The organisms make their food by themselves are called autotrophs and others are called heterotrophs. जो प्राणी अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। Next, to make food using water and carbon dioxide, plants need chlorophyll and sunlight. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाने के लिए प्लांट्स को क्लोरोफिल और सनलाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फूड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं। प्लांट्स लाइक कस्कुटा आर पैरासाइट्स, they take food from the host plant. ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कस्कुटा यानी अमरबेल, ये अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। इन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स। नेक्स्ट, many fungi derives nutrition from dead and decaying matter. They are saprophytes. कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से लेते हैं, जैसे फंजाई यानी फफूंदी, इन्हें बोलते हैं saprophytes. A new organisms live together and share food and shelter. This type of relationship in organisms is called symbiosis. कुछ प्राणी ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और रहने की जगह और भोजन शेयर करते हैं। ऐसे संबंध को बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो यहाँ खत्म होता है ये चैप्टर। चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ग्रीन प्लांट्स which synthesize food on their own are called. हरी पत्तियों वाले पेड़ जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं yes, autotrophs. Next, in photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called. photosynthesis process में light energy को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है? Chlorophyll. Right. Next, during photosynthesis, plants take in which gas? photosynthesis process में plants कौन सी गैस लेते हैं? Yes, carbon dioxide. Next, during photosynthesis, plant releases which gas? photosynthesis process में plants कौन सी गैस निकालते हैं? Oxygen. Next, the food synthesized by plants is stored as. plants जो फूड बनाते हैं उसे इस फॉर्म में स्टोर रखते हैं। कौन सी फॉर्म? स्टार्च। चलिए अब कॉलम 1 को
कॉलम 2 से मैच करते हैं। फर्स्ट, क्लोरोफिल, लीफ, नाइट्रोजन, राइजोबियम, कसकुटा यानी अमरबेल, पैरासाइट। नेक्स्ट, एनिमल्स, हेट्रोट्रॉफ्स। लास्ट, इंसेक्ट्स, पिक्चर प्लांट। तो यहां खत्म होता है ये चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।